ये कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। आप सबका फिर से स्वागत है फोबिक पॉडकास्ट चैनल पे। हल्द्वानी की वीरान हवेली का दूसरा भाग सुनने से पहले मैं आप सभी सब्सक्राइबर से, जो मेरी एक एक्सटेंडेड फैमिली हैं, सबको दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा। आप सबके सपोर्ट से हमारा चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। लेकिन एक बात मैंने देखी है कि 97% से ज़्यादा व्यूवर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सपोर्ट करें और मेरे साथ इस सफ़र को बहुत आगे ले चलें। तो चलते हैं अपनी कहानी की ओर। पिछली बार आपने सुना कि कैसे समीर अपनी वाइफ प्रिया, 2 साल की बेटी आद्या और भाई अमित के साथ लखनऊ से हल्द्वानी उत्तराखंड के एक आलीशान इलाके लेकिन पुराने बंगले में शिफ्ट हुआ। और उस बंगले की पहली ही रात में प्रिया को किसी के कदमों के चलने और पायल की आवाज़ सुनाई देती है। अब आगे। कदमों की आवाज़ और पायल की छन छन से प्रिया चौंक गई। उसने ध्यान से उस आवाज़ को सुनने की कोशिश की तो कभी आवाज़ ऊपर के फ्लोर से आती, कमरे के बाहर के कॉरिडोर से आती, तो कभी रूम की खिड़की के बाहर से। प्रिया धीरे से उठी और कमरे के दरवाजे से बाहर झांक के देखने लगी कि वहाँ कोई है तो नहीं। जैसे ही प्रिया ने कॉरिडोर में झांका तो तभी पायल की आवाज़ एक बार फिर से कमरे के ऊपर से आई। प्रिया तुरंत कमरे के अंदर गई और उस छत को गौर से देखने लगी और फिर से पायल की आवाज़ कमरे की खिड़की से आई। प्रिया तुरंत कमरे की खिड़की पर जाके बाहर नीचे की तरफ देखने लगी कि तभी उसको किसी ने पीछे से धक्का दे दिया। प्रिया की चीख निकल गई और उसके शरीर का आधा हिस्सा खिड़की के बाहर झूल गया। किसी ने प्रिया को पीछे से अंदर खींचा और प्रिया आंखें बंद करके रोते हुए बोलने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। प्रिया, ये मैं हूं, समीर। क्या हो गया है तुमको? समीर प्रिया को संभालते हुए बोला। प्रिया ने आंखें खोल के जैसे ही समीर को देखा तो वो उसके सीने से लिपट गई और फूट फूट के रोने लगी। समीर, यहाँ कोई है यहाँ पे समीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। समीर ने प्रिया को बेड पे बैठाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है प्रिया, तुम शांत हो जाओ। बेड की साइड टेबल से पानी का ग्लास प्रिया को देते हुए समीर ने आगे बोला, ये पानी पी लो, तुम इतने दिनों से घर ढूंढने और शिफ्ट करने की वजह से बहुत थक गई हो, तुमको आराम की ज़रूरत है। नहीं समीर, मेरी बात मानिए, मैंने किसी के चलने और पायल की आवाज़ सुनी थी, प्रिया समीर से बोली। ऐसा कुछ नहीं है प्रिया, समीर अपनी जगह से उठते हुए बोला। देखो आद्या कितने आराम से सो रही है, अगर कुछ होता तो वो भी उठ जाती ना। तुम तो जानती हो कि आद्या जरा सी आवाज़ से उठ जाती है। चलो अब इतना ना सोचो और सो जाओ। समीर ने प्रिया को बेड पे लिटा उसके ऊपर कंबल उड़ाते हुए बोला। सुबह जब प्रिया की आंख आद्या के रोने से खुली, अरे आद्या उठ गई, शायद भूखी होगी, प्रिया ये कहते हुए बेड से उतरी और जब अपने बगल में समीर को देखा तो वो वहाँ पे नहीं था। प्रिया अपने बालों को ठीक करते हुए नीचे किचन की तरफ आई तो समीर किचन में कॉफ़ी बना रहा था। प्रिया की तरफ मुस्कुराते हुए समीर ने कॉफ़ी का मग देते हुए कहा, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी प्रिया? अब अच्छा लग रहा है, कॉफ़ी के लिए थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा आप बैठिए, मैं आद्या के लिए दूध की बोतल बना दूं और फिर आपके लिए ब्रेकफास्ट। ये कहते हुए प्रिया गैस बर्नर के ऊपर दूध का बर्तन रख फ्रिज से ब्रेड और आलू निकालने लगी। कुछ ही देर में समीर ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकल गया। इधर प्रिया घर की सफाई करने में लग गई। दोपहर के 12 बज रहे होंगे जब प्रिया को आद्या के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया अपने आप से बात करते हुए बोली, अरे ये किस चीज़ को देख के आद्या इतना खिलखिला रही है? प्रिया को सोचते हुए बाहर ड्राइंग रूम की तरफ गई तो देखा
सब जगह खिलौने फैले हुए हैं और आद्या दीवार की तरफ देखकर खिलखिला के हंस रही है और अपने नन्हे नन्हे हाथों से तालियां बजा रही है। जैसे ही प्रिया रूम के अंदर गई तो एकाएक आद्या ने ताली बजाना बंद कर दिया। क्या कर रही है मेरी गुड़िया? अकेले खेल रही है? देखो, पूरे रूम में तुमने खिलौने फैला दिए हैं। प्रिया आद्या को पुचकारते हुए बोली। आद्या ने प्रिया की बात सुन दीवार की तरफ इशारा करने लगी। प्रिया इस बात को इग्नोर करते हुए रूम से खिलौने समेटने लगी। एकदम से प्रिया की पीठ पे एक बॉल आके लगी, वो भी बहुत तेज। प्रिया के मुंह से चीख निकल गई और जब वो पीछे पलटी तो वहां कोई नहीं था, लेकिन रूम के दूसरी तरफ सोफे पर बैठी आद्या ताली बजाते हुए हंस रही थी। प्रिया ने सोचा कि बॉल आद्या ने मारी है, लेकिन इतनी जोर से। थोड़ी देर बाद प्रिया आद्या को टीवी के सामने बैठा के उसके खाने के लिए दलिया और कुछ फ्रूट्स ले आई। आद्या को प्यार से खाना खिलाते हुए प्रिया बोली, आद्या बेटा, ये लो, खाना खा लो और मम्मा बस अभी किचन से पानी लेके आई। ये कहते हुए प्रिया किचन की ओर चल दी। जब वो वापस रूम में आई तो आद्या के खाने की प्लेट खाली देख के चौंक गई। वो तुरंत आद्या के पास जा बैठी और इधर उधर देखने लगी कि रूम में कोई बंदर या जानवर तो नहीं आ गया, लेकिन घर का मेन डोर और एंट्रेंस लॉक लगा हुआ था। प्रिया ने आद्या को अपनी गोदी में लिया और ऊपर बेडरूम में जाके उसको सुलाने लगी। आद्या को सुलाने के बाद प्रिया जो मानने के लिए तैयार नहीं थी कि कल रात जो उसने सुना और जो महसूस किया वो उसका भ्रम नहीं था, और वो जीनों से होते हुए बंगले के दूसरे फ्लोर पर जा पहुंची। दूसरे फ्लोर पे पहुंचते हुए प्रिया को कुछ ठंड का एहसास हुआ और कहीं से धीरे धीरे किसी के लगातार फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। प्रिया बुरी तरह सहम गई, लेकिन अपने डर पे काबू करते हुए उसने मोबाइल की टॉर्च जला दी और अपने बेडरूम के ठीक ऊपर वाले रूम के दरवाजे को खोला। बहुत समय से कमरा बंद होने की वजह से प्रिया को दरवाज़ा खोलने में थोड़ा और जोर लगाना पड़ा और एक कर्कश आवाज़ के साथ ही दरवाज़ा खुल गया। कमरे के अंदर जब प्रिया ने एंटर किया तो वहाँ का नज़ारा देख प्रिया चौंक गई। सारा कमरा बेहद साफ था, कहीं कोई धूल की परत तो क्या एक कण भी नहीं मौजूद था। कमरे के बीचों बीच एक किंग साइज बेड था और साथ ही में 2 पुराने ज़माने की बड़ी बड़ी लकड़ी की अलमारी थी। प्रिया धीरे धीरे कमरे के अंदर बढ़ने लगी। वो जैसे ही बेड के पास पहुंची तो उसके पीछे रूम का दरवाज़ा एक जोर की आवाज़ से करता हुआ बंद हो गया और साथ ही सारा कमरा किसी औरत की डरावनी हंसी से गूंज गया। प्रिया तुरंत दरवाजे की तरफ भागी और जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगी और उसी के साथ वो हंसी और भी बढ़ती जाती। प्रिया को लगा कि वो हंसी आज उसको निकल जाएगी। एकदम से किसी ने बाहर से दरवाज़ा खोला और प्रिया कमरे की दहलीज के बाहर गिर गई। भाभी, उठिए भाभी, क्या हुआ आपको? आप यहाँ ऊपर क्या कर रही हैं? यह अमित था जो अपने दोस्त के घर से अभी आया था और घर में प्रिया को ना पाके उसको ढूंढते हुए ऊपर आ गया था। प्रिया आसपास की जगह को ध्यान से देखने लगी। कोई आवाज़ नहीं थी, वो डरावनी हंसी भी नहीं। वो खुद को संभालते हुए उठी और अमित से बोली, कुछ नहीं भैया, वो मैं ऐसे ही घर के सारे कमरे देख रही थी और पता नहीं कैसे इस कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक हो गया। अमित बोला, भाभी आप तो बेकार में डर जाती हो। चलो नीचे चलो, मैं चाय बनाता हूँ आज आपके लिए। प्रिया ने मुंह हाथ धोकर घर के मंदिर में जोत जला दी और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना की कि इस घर में जो कुछ भी हो उससे हम सबकी रक्षा करिए। शाम हुई और समीर ऑफिस से घर आ गया। प्रिया का उतरा हुआ मुंह देख समीर ने जब वजह जाननी चाही तो प्रिया ने बात को टाल दिया, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बात पर समीर नहीं भरोसा करेगा। डिनर करने के बाद सब सो गए और उस रात प्रिया को फिर से किसी के कदमों और पायल की आवाज़ सुनाई देती रही, लेकिन डर के मारे प्रिया आंख बंद कर बेड पे लेटी रही। तीसरे दिन जब प्रिया घर के काम करने में बिजी थी तो किसी ने घर की डोरबेल बजाई। प्रिया ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी ही उम्र की एक लेडी खड़ी मुस्कुरा रही थी। प्रिया को देखते हुए वो लेडी बोली, नमस्ते भाभी जी, मेरा नाम अर्पिता है। मैं और मेरे हस्बैंड आज ही ये आपके साथ वाले बंगले में शिफ्ट हुए हैं।
वो एक्चुअली जैसे हम घर के अंदर गए तो एंट्रेंस का बल्ब अपने आप ही फूट गया। शायद शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। आपके पास किसी इलेक्ट्रिशियन का नंबर है तो दे दीजिए। ये बात सुन प्रिया थोड़ी घबरा गई। उसको याद आया कि ठीक ऐसा ही उसके साथ भी हुआ था जब वो पहली बार इस बंगले के अंदर आई थी। अपनी घबराहट को छिपाते हुए प्रिया बोली, सॉरी अर्पिता जी, हम भी 2 दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं, लेकिन आप टेंशन ना लीजिए। मेरे हस्बैंड यहाँ बैंक में जॉब करते हैं, मैं उनको बोल देती हूँ, वो किसी ना किसी इलेक्ट्रिशियन को ले आएंगे। थैंक यू सो मच भाभी जी। वैसे आपका नाम क्या है? अर्पिता ने प्रिया से पूछा। जी मेरा नाम प्रिया है। आइए आप अंदर आइए, मैं आपको चाय पिलाती हूँ। अरे नहीं प्रिया जी, अभी बहुत सारे काम हैं। मैं और मेरे हस्बैंड शाम को आपसे मिलने आएंगे और तभी चाय भी पी लेंगे। ये कहते हुए अर्पिता अपने घर चली गई। बहुत देर से प्रिया वहीं घर की दहलीज पे बुत बनी अर्पिता को जाते हुए देखती रही। एकदम से उसको आद्या की हंसने की आवाज़ आई और प्रिया तुरंत आद्या के पास भागी। प्रिया जैसे ही अंदर पहुंची तो उसने देखा कि आद्या बेसमेंट की ओर जाने वाली सीढ़ियों के पास बैठी अंदर देख के बॉल बॉल बोले जा रही थी। क्या हुआ आद्या बेटा, आपकी बॉल अंदर बेसमेंट में गिर गई है? आद्या ने मासूमियत से सर हाँ में हिला के प्रिया को जवाब दिया। अच्छा मेरी बिटिया रानी, आप अंदर कार्टून देखो, मम्मा आपकी बॉल लेके आती है, ओके? ये कह के प्रिया ने आद्या को टीवी ऑन करके ड्राइंग रूम में बैठा नीचे बेसमेंट में चली गई। प्रिया ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि बेसमेंट का दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल गया। नीचे बेसमेंट की लाइट का स्विच ऊपर से ही ऑन करके प्रिया धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। जब प्रिया बेसमेंट की आखिरी सीढ़ी पे पहुंची तो उसको आद्या की हंसी सुनाई दी। हंसी सुनते ही प्रिया जो ही पीछे पलटी तो बेसमेंट के एंट्रेंस पे आद्या खड़ी उसी औरत की आवाज़ में हंस रही थी। प्रिया जोर से आद्या के नाम लेते हुए चीखी, आद्या हट जा वहां से बेटा। प्रिया ने जैसे ही अपना कदम सीढ़ियां चढ़ने के लिए उठाया तो बेसमेंट का दरवाज़ा प्रिया के सामने बंद हो गया और किसी ने उसको पैरों से पकड़ के बेसमेंट के अंदर खींच लिया। प्रिया के जोर के चीखने की आवाज़ आई और फिर से एक मनहूस सी खामोशी सारे घर में फैल गई। शाम को जब समीर घर आया तो प्रिया अपने रूम में बैठी मिली। समीर ने उससे पूछा, कैसा रहा तुम्हारा दिन? आज इस घर की कौन सी जगह एक्सप्लोर करी है तुमने? प्रिया ने एक ठंडे लहजे में जवाब दिया, बेसमेंट। अच्छा, इस बंगले में बेसमेंट भी है? मैंने तो आज तक बेसमेंट सिर्फ हॉरर मूवीज में ही देखा है। तुमको तो कोई भूत वूत नहीं मिल गया बेसमेंट में? समीर प्रिया से मजाक करते हुए बोला। प्रिया बोली, नहीं, आद्या की बॉल वो वहीं पे है, नहीं मिल रही। नहीं मिली? रुको, मैं जाके आद्या की बॉल निकाल के लाता हूं। ये बोल समीर सीधा बेसमेंट की तरफ चला गया। बेसमेंट का डोर ओपन करके समीर अंदर की लाइट जलाने के लिए स्विच ऑन ऑफ करने लगा। जब लाइट नहीं जली तो समीर ने अपने मोबाइल की टॉर्च जला के बेसमेंट के नीचे उतरने लगा। समीर कुछ 3-4 सीढ़ियां ही उतरा होगा कि उसको प्रिया की कर्कश आवाज सुनाई दी, समीर नीचे नहीं आइए, चली जाइए, चले जाइए यहां से। प्रिया, ये तुम हो? तुम यहां नीचे कैसे आई? समीर अपने कदमों की रफ्तार तेज करते हुए नीचे उतरने लगा और अचानक से बेसमेंट का गेट खुला और उसकी आवाज सुन समीर वहीं रुक गया। पीछे पलट के समीर ने देखा कि बेसमेंट के डोर पे कोई और नहीं, प्रिया खड़ी है। प्रिया को देख के समीर चौंक पड़ा। प्रिया, तुम्हारी आवाज तो बेसमेंट से आई थी और तुम वहां ऊपर खड़ी हो, चल क्या रहा है यहां पे? प्रिया बोली, मैं यहीं हूं समीर, ऊपर आ जाओ, बेसमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आद्या की बॉल का क्या, वो ले आता हूं, समीर ने कहा। प्रिया ने अपने हाथ से समीर को बॉल दिखाते हुए कहा, बॉल मेरे पास है, तुम ऊपर आ जाओ समीर। ये देख समीर वापस ऊपर की ओर जाने लगा। समीर जैसे ही बेसमेंट से बाहर आया तो वैसे ही प्रिया ने उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। समीर ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोला, ये क्या कर रही हो प्रिया, पागल हो गई हो क्या? प्रिया अजीब सी आवाज में बोलते हुए समीर को मारने की कोशिश करने लगी।
प्रिया ने पास की टेबल पे रखे गुलदान को उठाया और समीर के सिर पे जोर से दे मारा। समीर के सिर से खून निकलने लगा और वो वहीं लड़खड़ाता हुआ अपने घुटनों पे गिर पड़ा। नीचे बेसमेंट से समीर को प्रिया की आवाज़ आई, समीर आप आद्या को लेके इस घर से भाग जाइए समीर, भाग जाइए। ये सुन समीर को समझते हुए देर न लगी कि इस घर में चल क्या रहा है। समीर ने अपनी पूरी ताकत से सामने खड़ी उस लाशनुमा प्रिया को पीछे धक्का दिया और ड्राइंग रूम से आद्या को अपनी गोदी में उठा के घर से बाहर भागा। बंगले के सामने जो 10 से 12 घर थे, उनमें से कुछ लोगों ने समीर को ऐसे भागते हुए देखा तो भागते हुए उसके पास आ गए। वहीं दूसरे बंगले में शिफ्ट हुई अर्पिता भी घर से बाहर आ गई। कुछ लोगों ने समीर को सहारा देते हुए रोड के किनारे बैठाया और अर्पिता ने आद्या को अपनी गोद में उठा लिया। लोगों के पूछने पे कि यह हालत समीर की कैसे हुई, समीर लड़खड़ाते हुए लफ्जों में बोला, मेरी बीवी वो वहाँ कोई है, मेरी बीवी बनकर उसने मुझ पे हमला किया, मेरी बीवी बेसमेंट में है, उसको बचा लो उसको। भीड़ में से एक बुजुर्ग सामने आके समीर को शांत कराते हुए बोले, बेटा तुम पहले शांत हो जाओ, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। आप जानते हैं मेरे साथ क्या हुआ है? समीर का सवाल पूरा होने से पहले ही वो बुजुर्ग बोले, बेटा मैंने अपनी सारी उम्र इस मोहल्ले में बिता दी है। तुमसे पहले भी एक परिवार यहाँ रह चुका है और रातों रात वो परिवार कहाँ गायब हो गया आज तक किसी को नहीं पता चला। मतलब? समीर ने सहमते हुए पूछा। मतलब ये कि बेटा ये हवेली जिंदा है, ये प्रेतों की जगह है। किसी जमाने में ये बंगला यहाँ के रईस जमींदारों की अय्याशियों का अड्डा हुआ करता था। वो जमींदार अपनी सारी करतूतें और गलत काम इन्हीं बंगलों में किया करते थे। ना जाने यहाँ कितनी मासूमों की आवाज दब के रह गई है। कुछ लड़कियों की लाश तक नहीं मिली और कुछ इन बंगलों के बेसमेंट में आज भी जिंदा गड़ी हुई हैं। तुम्हारा परिवार और अब तुम्हारी बीवी उन्हीं किसी आत्मा या प्रेत के कब्जे में है। मेरी बीवी को बचा लीजिए बाबूजी, मैं आपके पैर पड़ता हूं। समीर ने उस बुजुर्ग के पैर पकड़ते हुए भीख मांगी। परेशान ना हो बेटा, मैंने ऐसी कई सारी आत्माओं और प्रेतों का सामना किया है। मैंने अपनी सारी उम्र लोगों को ऐसी शक्तियों से बचाने में लगा दी। अब तो मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा हूँ। और ये कहते हुए वो बुजुर्ग अपने हाथ में पकड़ी एक छोटी सी लाठी ले बंगले के अंदर चले गए। कुछ देर बाद उस बुजुर्ग की बंगले के अंदर से एक जोरदार चीख निकली और कुछ पलों के बाद प्रिया सर से पैर तक खून से सनी घर के बाहर लड़खड़ाती हुई निकली। सब तुरंत प्रिया की तरफ भागे और उसको सहारा देके उन 10 में से एक घर में ले गए। समीर भी प्रिया और आद्या के साथ उसी घर के अंदर चला गया। कुछ 1 घंटे बाद जब समीर उस घर से बाहर निकला तो सामने का नज़ारा देख वो जहां था वहीं रुक गया। आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें उसके चेहरे को भिगोने लगी। सामने कुछ और नहीं, उसी बुजुर्ग की अस्त व्यस्त लाश रखी हुई थी। समीर को समझते देर नहीं लगी कि उसके परिवार को बचाने के लिए उन बुजुर्ग ने अपनी जान दांव पे लगा दी थी। इस घटना के बाद समीर और बगल के बंगले में रहने वाले अर्पिता और राहुल ने वो बंगला खाली कर दिया। लेकिन आज 8 साल बाद भी वो बंगले अपने नए मालिकों की राह में वैसे ही खड़े हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी। कहीं आपके घर में भी कोई रहता तो नहीं है ना? आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगली स्टोरी लेकर आ रहा हूँ कानपुर के एक सरकारी हॉस्पिटल की, जहाँ पे वहीं के वर्कर्स ने एक आत्मा को देखा और उस आत्मा की रियल फ़ोटो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।